दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग चल रहे हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए। और फिजिक्स में आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, यानी विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है उनके बारे में आज डिटेल से पढ़ा जाएगा। और आज बहुत सारी रेज के बारे में आपको पता चलेगा, क्योंकि जब भी आप कभी पेपर देते हो तो परीक्षा में आप देखते हैं कि इस तरह से रेज से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और याद रखेगा ये आपका जो वेव चैप्टर चल रहा था, जो तरंग वाला चैप्टर चल रहा था, उसका यह तीसरा लेक्चर जा रहा है। कौन सा लेक्चर है? तीसरा। एक लेक्चर मैं और दूंगा अभी, जिसमें मैं स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो वो एक अलग लेक्चर होगा, उसको भी आप जरूर पढ़ना। वो आपका चौथा लेक्चर होगा। उसके बाद ये टॉपिक जो है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्स रेज के बारे में, गामा रेज के बारे में, माइक्रोवेव रेज के बारे में, इसके अलावा रेडियो वेव्स के बारे में, इसके अलावा जो है अल्ट्रावायलेट रेज का नाम सुना होगा, इंफ्रारेड का नाम सुना होगा, विजिबल लाइट रेडिएशन का नाम सुना होगा, और कई लोगों के मन में होगा अल्फा बीटा गामा, इस तरह की तमाम रेज होती हैं जो समझ में नहीं आता सर कि इन रेज का काम क्या होता है, ये रेज का स्रोत कौन सा स्थान होता है, कहां से यह रेज पैदा होती हैं, इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज और डिटेल से पढ़ाया गया। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हर एक विषय को डिटेल से पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। तो आज जल्दी से आप विजिट करिए हमारे चैनल पर और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपके पास सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट है विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो वेव होती है वो दो तरह की वेव होती हैं। वेव जो होती हैं, वेव माने तरंग। तरंग पैदा कैसे होती हैं? तो याद रखिए, तरंग हमेशा कंपन से पैदा होती है। कैसे पैदा होती हैं? कंपन से तरंगों का निर्माण होता है, जन्म होता है। और तरंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यांत्रिक तरंग, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक को मैकेनिकल वेव्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा इंग्लिश टर्म्स का इस्तेमाल किया करिए। तो चलिए आज दोनों मिक्स करके हम लोग बोला जाता है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझने में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग यानी जिसको इंग्लिश में मैकेनिकल वेव्स बोला जाता है। याद रखिए, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके संचरण के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। यांत्रिक वाले तरंगों को माध्यम की जरूरत पड़ती है। बिना माध्यम के यांत्रिक तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकती। लेकिन इसके विपरीत यदि देखा जाए तो जो अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करूं तो इन तरंगों को चलने के लिए या गमन करने के लिए इनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए तरंगे निर्वात में भी चलती हैं। तो एक प्रश्न हमारे सामने और खड़ा उठता है कि क्या यांत्रिक तरंगों का जो अस्तित्व है वो पृथ्वी तक ही सीमित है? जी हां, बिल्कुल है, क्योंकि इनको चलने के लिए वायुमंडल चाहिए या कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ठोस, द्रव, गैस, कोई ना कोई माध्यम हो तभी यांत्रिक तरंगे चलेंगी, तभी मैकेनिकल वेव्स गमन कर सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे पृथ्वी तक ही सीमित हैं। लेकिन अगर मैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर दूं तो ये कहीं भी गमन कर सकती हैं, चाहे कोई माध्यम हो चाहे माध्यम ना हो। इसका मतलब है पृथ्वी के बाहर जो अंतरिक्ष है, जो गैलेक्सी, स्पेस, आकाशगंगा है, वहां तक भी वहां कौन सी तरंगे मिलती हैं? तो वहां पर यह विद्युत चुंबकीय तरंगे पाई जाती है, क्योंकि इनको चलने के लिए किसी तरह के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। करा इनमें। अच्छा एक बात और बताइए, क्या इनके नाम से आपको नहीं लगता है कि इनका नाम क्या? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी इस तरंग के साथ दो शब्द लगे हुए हैं। एक शब्द लगा है विद्युत, लगा है कि नहीं बताइए? एक शब्द यहां जुड़ा हुआ है विद्युत और दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है चुंबकीय। ठीक है, यानी जाहिर सी बात दोस्तों, ये दो शब्द हैं, विद्युत और चुंबक। ये दो अलग अलग शब्द होते हैं। लेकिन याद रखिए, विद्युत के अंदर भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। कैसे? अरे विद्युत जिसको पकड़ लेती है आदमी छुड़ा नहीं पाता। चुंबकत्व यानी चुंबक की तरह विद्युत उसको अपनी ओर क्या कर लेती है? खींच लेती है, व्यक्ति से चिपक जाता है। जब किसी को करंट लगता है तो आप देखते हैं कि व्यक्ति वहां से दूर नहीं हो पाता है। तो याद रखिए, ये जो तरंगे होती हैं इनके अंदर विद्युत के भी गुण विद्यमान हैं और चुंबकत्व के गुण भी विद्यमान हैं। इसीलिए इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनका नाम दिया जाता है। यहां दे रहा है कि इनमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित रहता है। लेकिन याद रखिए, दोनों उपस्थित रहता है और दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। जब कभी लंबवत होने की बात कही जाए, मान लीजिए एक तरंग ऐसी दूसरी तरंग ऐसी होगी, तभी तो लंबवत बनेगा।
आप समझो, जब कोई चीज कहा जाए लंबवत, जैसे हम इस धरातल के लंबवत चलते हैं, लंबवत यानी खड़े हैं ना, तो ये 90 डिग्री का कोण बना, तो ये होता है लंबवत। तो याद रखें दोस्तों, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोनों में लंबवत जो है ये तल पर लगते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि मान लीजिए एक रेखा है और एक तरंग ऐसे ऐसे चल रही, ठीक है, तो दूसरी क्या करेगी, वो ऐसे ऐसे चलेगी, समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसका आकार बनता है। ठीक है, ये एक दूसरे के लंबवत तल पर लगते हैं, करें, अतः इनके संचरण की दिशा भी दोनों क्षेत्रों के लंबवत होती है। जैसे मान लीजिए इस हाथ को मैं एक रेखा मान लूं, तो एक जो है ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे चल रहा है, समझ में आ रहा है, और एक जो है ऐसे ऐसे चल रहा है, समझ आ रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये लंबवत हो गया भाई, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो लंबवत हुआ कि नहीं, ऐसे और ऐसे लंबवत हो गया ना। तो आप समझ गए होंगे, समझ रहे हैं ना भाई, समझते चलिए। देखिए जितना बेसिक से समझते चलेंगे, पहला वाला लेक्चर देखेंगे तो शायद आपको टिपिकल लगा होगा, लेकिन पहले जो वेब वाला चैप्टर था उसका जब सेकंड लेक्चर देखा होगा आपने, तो आपका लगा होगा कि हां थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है। आज आप जब तीसरा लेक्चर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं और भी ज्यादा बात समझ में आ रही। कल जब चौथा लेक्चर पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा यार कि पूरा का पूरा इस चैप्टर का सिनेरियो क्या था। ठीक है, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आगे देखते हैं। करें, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने 1865 में यह प्रमाणित किया कि किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो होती है वो बड़े उच्च आवेश में प्रवाहित होती है, बड़े उच्च आवेश से बदलती है। ठीक है, तो याद रखिए। और इससे पता क्या चला भाई, इन्होंने इस लाइन को बोल दिया, लेकिन इससे पता क्या चला मैं आपको एकदम अपने शब्दों में बताता हूं कि आप कैसे उस चीज को समझ पाओ। सुनो ध्यान से, देखो यहां पे दे रहा दोस्तों, यहां पे लिख रहा है कि उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में ऊर्जा चारों ओर प्रसारित होने लगती है, तो इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। छोड़ो इन सब बातों को, देखो यहां पे एक लाइन पढ़ो दोस्तों। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने 1865 में किया क्या कि उन्होंने एक खोज किया। उस खोज में इन्होंने बताया कि जो कोई वैद्युत परिपथ अगर हो, वैद्युत परिपथ मतलब एक वायर है, एक वायर जो होता है ना, ये भी तो एक तरह का वैद्युत परिपथ होता है। परिपथ माने क्या होता है? परिपथ माने क्या होता है बताओ? परिपथ माने रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिस पर विद्युत गमन करता हो, हैं? तो क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ। करा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, ये जो विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा बहुत उच्च आवेश से बदलती है। किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा बड़े उच्च आवेश से बदलती है, और जब ये अपने परिपथ से बदलती है तो यह ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित हो जाती है। ठीक है, चारों ओर फैल जाती है, और इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग। छोड़ो, आपको नहीं पता चल रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल। दोस्तों आपके घर के आसपास में बड़े बड़े खंभे लगे होंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह के खंभे देखा होगा, बड़े बड़े खंभे। ठीक है, और इस खंभों पर दोस्तों आपने देखा होगा कि हाई टेंशन तार गया होता है। क्या गया होता है? यहां से हाई टेंशन तार गया होता है। दोस्तों ये हाई टेंशन जो तार होता है ये नंगा तार होता है, और आपको कहा जाता है, यहां साफ साफ पे लिखा होता है कि आप 5 मीटर 10 मीटर या जो भी इसका डिस्टेंस है आप इतनी दूरी बनाए रखें। अदरवाइज अगर आप इसके पास जाते हैं ना, तो ये हाई टेंशन तार आपको आकर्षित कर लेगा, आपको खींच लेगा, और किसी को भी खींच लिया तो यहां से बच पाना मुश्किल है। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं क्या है? आपने इस परिभाषा को नहीं समझा, मत समझो, कोई बात नहीं। मैं उनकी परिभाषा को इस तरीके से बताना चाह रहा हूं कि आपको चीजें याद हो जाए। उन्होंने कहा, मैक्सवेल जी ने 1865 में कहा कि किसी विद्युत परिपथ में, यही तो है विद्युत परिपथ, ये वायर ही क्या है? विद्युत परिपथ है। किसी विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अगर इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो याद रखिए यहां परिपथ में यह विद्युत जो है ऊर्जा तरंगों के रूप में ये चारों ओर व्याप्त होती है, ऊर्जा तरंगों के रूप में, और इसी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। होगा कि नहीं? तो कुछ इसी तरह से यहां पर भी होता है, मैं समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आप समझो केवल। तो दोस्तों जिस तरह से वहां पर एक चुंबकत्व गुण पाया जाता है, उसी तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं इनके अंदर भी इसी तरह का गुण पाया जाता है। आगे दे रहा है कि इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य जो रेंज होता है, रेंज माने क्या होता है? रेंज को हिंदी में बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं? परास। जैसे मैं बात करूं कि हमारा रेंज कितना है, तो इस हाथों का फैलाव जितना है हमारा रेंज भी उतना ही है, इससे ज्यादा रेंज तो हो नहीं सकता। इसका फैलाव, मेरे हाथों का फैलाव जितना, अधिकतम फैलाव, वही आपका क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। इन हाथों का रेंज, भाई आप कहते हो ना कोई सामान वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, मेरी रेंज से दूर है,
मेरी रेंज से दूर है, मतलब आपके हाथों से दूर है वो, तो ये रेंज क्या हो गया। कह रहे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूं, इनका जो तरंगदैर्ध्य होता है, ठीक है, इसका रेंज बहुत विस्तृत होता है। कितना, तो याद रखें 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर तक इसका रेंज पाया जाता है। 10⁻14 से लेकर 4 तक, 4 जो है प्लस में है। आगे दे रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ये प्रकाश के वेग से गति करती हैं। प्रकाश जितना तेज चलता है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे उतनी तेज चलती हैं। प्रकाश का वेग कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है प्रकाश की, और उसी वेग से दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंगे भी गमन करती हैं। कह रहा है ये तरंगे फोटान से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती हैं, फोटान कणों से मिलकर बनी होती हैं, तभी इनके अंदर इतनी स्पीड होती है। अच्छा, प्रश्न भी आपसे पूछता है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे किन से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटान। ऐसा प्रश्न अगर आ गया तो बताओ कितने लोग परेशान होंगे कि नहीं। तो आप याद रखिए, करा इन तरंगों पर कोई आवेश विद्यमान नहीं रहता है। याद रखिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं रहता। आवेश, आवेशित होना, यानी ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इस पे निगेटिव चार्ज होता है। किसी तरह का चार्ज यहां पर नहीं होता, अर्थात ये तरंगे क्या होती हैं, उदासीन होती हैं। लेकिन इन तरंगों में संवेग भी पाया जाता है और इन तरंगों में ऊर्जा भी निहित होती है। ये दोनों पाए जाते हैं। तो आपके मन में बड़ा प्रश्न बन रहा होगा दोस्तों, जो आपके मन में प्रश्न बन रहा है, जो आपके अंदर कल्पना उठ रही है, उस कल्पना को समझ पाना और मुझे समझा पाना बड़ा टिपिकल एक लाइन में, क्योंकि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ये कई हिस्सों में बटी है। मतलब इसको कई तरीके से मैं बताता हूं। भाई तरंग है ना, इसका परास बहुत ज्यादा है। तो ये परास अगर बहुत ज्यादा है, जैसे मैं बात कहूं कि व्यक्ति का परास इतना भी हो सकता है, अगर छोटा बच्चा है उसका हाथ यहां तक जा रहा है तो परास इतना है, बड़ा बच्चा है तो इतना है, और बड़ा तो इतना है, और बड़ा तो इतना है, और बड़ा तो इतना है। तो अलग अलग बच्चे की अगर मैं बात करूं तो सबका गुण अलग अलग है ना, तो सबको अलग अलग बताना पड़ेगा। उसी तरह से याद रखिए यहां पर जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनका परास भी अलग होता है। देखिए यहां पर दे रहा है दोस्तों, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर नीचे, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मिला दिया जाता है, मिलाने से पहले आप देखिए कैसे है, यही तो मैं आपको समझा रहा था। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, समझ में आ रहा है, अप एंड डाउन, और यहां पे आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो याद रखिए जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो इनका आकार कुछ इस तरीके का बनता है। समझ में आ रहा है, आएगा समझ में, नहीं आएगा तो जाएगा कहां पे, हम है ना समझाने के लिए। तो याद रखिए, देखिए यहां पे लिख भी रहा है, कह रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म बाय द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। किससे बनता है इसका, ये बनता किससे, फॉर्म माने बनना, ये किससे बनता है, ये वाइब्रेशन से बनता है। किसके वाइब्रेशन से, यह इलेक्ट्रिक के और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से इसका निर्माण होता है। वाइब्रेशन होगा तभी तो तरंग पैदा होगी, वेव तभी तो होगा। कंपन, भाई मैंने आपसे बताया ना, वेव का अर्थ ही क्या है, कंपन। कर दीज फील्ड आर परपेंडिकुलर टू वन another in the direction the waves is traveling। दोस्तों जब ये ट्रेवल करती हैं तरंगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो याद रखें दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इनको आप जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आज मुझे पढ़ाना है गामा किरणों के बारे में। किसके बारे में बताना है, गामा। गामा किरण जो होता है दोस्तों एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है गामा किरणों को। लेकिन गामा किरणों के बारे में अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर गामा किरण तो आपने पढ़ा दिया और अल्फा बीटा नहीं पढ़ाया। क्योंकि जब भी आप कभी बोलते हो ना तो आप बोलते हो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा आप जो करते हो इसके बारे में आप जानते क्या हो, अगर नहीं जानते हो तो आज जान जाओ अल्फा बीटा गामा के बारे में। दोस्तों यहां पे देखिए दे रहा है अल्फा बीटा गामा है जो किसी तरह की ये अल्फा और बीटा अगर खास करके बात करूं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में इनकी गिनती नहीं की जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में सिर्फ गामा की गिनती की जाती है। देखिए यहां पे दे रहा है करा अल्फा पार्टिकल, करा अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा कण, यह एक तरह के हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है, एक तरह के हीलियम का नाभिक होता है जिसके नाभिक में, अच्छा नाभिक में क्या पाए जाते हैं, दो चीज होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो केमिस्ट्री का वीडियो जाके देखिए, वहां चैप्टर वाइज आपको केमिस्ट्री पढ़ाई गई है। दोस्तों मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, यूट्यूब पे देखिए हजारों चैनल हैं, चैनल जो है ना
वो अच्छा पढ़ाने में जरूर लगे हैं, लेकिन बच्चे को सीक्वेंस से चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए? सीक्वेंस से। अगर बताइए किसी बच्चे को यही ना पता हो कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो क्या वो कभी इस टॉपिक को समझ पाएगा? और अगर आपने नहीं समझा तो आप कभी पढ़ नहीं पाओगे। तो पहले आप पीछे की चीजें आप साथ में पढ़ते चलो। केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है, मैंने आपको बताया है कि इसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर होते हैं, नाभिक के बाहर होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उनकी संख्या 2-2 होती है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। किसमें? मैं अल्फा कण की बात कर रहा हूं। कर अल्फा कण एक हीलियम का नाभिक होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अल्फा पार्टिकल में बीटा कण के मुकाबले ज्यादा वजन होता है। वजन किसका ज्यादा होता है? अल्फा कण का ज्यादा होता है, ठीक है। कर अल्फा कण बिजली की स्पीड के मुकाबले केवल 10% की गति से यात्रा करता है। बड़ा स्लो चलता है अल्फा कण, बहुत स्लो स्पीड होती है। इसी के कंपेयर में अगर मैं बात करूं बीटा कणों की, तो बिजली की जो स्पीड होती है उसके 90% की स्पीड से चलता है, ठीक है। 90% और ये वाला केवल 10%। कर जब किसी नाभिक से, अगर ये जो नाभिक है, मान लीजिए कोई हीलियम का नाभिक है, उस नाभिक से आपने एक अल्फा कण निकाल लिया तो क्या होगा? कर अगर आपने ऐसा किया तो जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक जो है, ठीक है, उसमें 2 की कमी हो जाएगी। और जो एटॉमिक मास है, ठीक है, परमाणु भार जो है उसमें 4 की कमी हो जाएगी। तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है आपकी परीक्षा में कि किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकालने पर क्या होता है? ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, कि उसके जो है परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है, 1 की कमी हो जाती है, 2 की, ऐसे ऐसे करके देगा परीक्षा में प्रश्न। तो आप वहां पे बी अलर्ट रहिएगा, ठीक है, पहले से ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स है और आपकी रुचि थोड़ी सी कम है, लेकिन मामला यहाँ रुचि का नहीं है। आप हमेशा ये मत देखा करो कि आपकी रुचि किस विषय में है। दोस्तों आपको सब विषय पढ़ना। अगर सच में आप मास्टर नहीं बनना चाहते हैं, आप सच में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप अपनी रुचि हर एक विषय में रखिए। आज बहुत सारे मास्टर लोग पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन टीचरों के अंदर एक अजीब सी विडंबना होती है। टीचरों का मानना होता है कि हम किसी एक सब्जेक्ट के मास्टर हो सकते हैं, जबकि आप हमें देखो, ठीक है, मेरा नाम आप सभी जानते हैं, नितिन गुप्ता नाम है, और मैं किस विषय का टीचर हूं ये शायद कोई बच्चा बता नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता कि नहीं सर आप यही विषय के टीचर हो, ठीक है। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं हिस्ट्री का टीचर हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो लगेगा ज्योग्राफी के टीचर हैं, आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो लगेगा पॉलिटी के टीचर हैं, आप हिंदी पढ़ेंगे तो लगेगा आपको हिंदी के टीचर है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए कि मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता, मैं अपने आप को विद्यार्थी समझ के चीजों को सीखता हूं और उसको आपको बताने का प्रयास करता हूं। कभी टीचर बनने का ख्याल ही मन में नहीं आया। लेकिन हाँ, आपको ना तो टीचर बनना है ना तो विद्यार्थी बनना। विद्यार्थी अभी हो, ठीक है, लेकिन बनना नहीं, जीवन में विद्यार्थी बन के नहीं रहना है, क्योंकि अगर जीवन भर विद्यार्थी बन के रहे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा आपका। तो सिलेक्शन अगर चाहिए आपको, अगर नौकरी चाहिए, बढ़िया पोस्ट पे आपको जाना है, तो आपको हर एक विषय पर आपको फोकस करना पड़ेगा। किसी विषय को आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो वही कल को आपकी कमजोरी बनेगी। कमजोरी मत बनाइए, सब विषय पर बराबर फोकस करिए। मैं तो कहता हूं कि जो आपको नहीं आता है बल्कि उसे और जी जान लगा के पढ़िए, क्योंकि जो आता है आप उसे तो कर ले जाओगे, जो नहीं आता है वही परेशानी का कारण बनता है। सुनिए ध्यान से। कहा दोस्तों अल्फा कण जो होता है ये मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। यदि इनका संपर्क मानव के त्वचा से हो जाए, ठीक है, एपिडर्मिस से हो जाए, तो याद रखिए गंभीर रूप से त्वचा को जला सकता है, ठीक है। तो अल्फा कणों के बारे में इतना कम से कम आप याद रखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों बीटा पार्टिकल, ठीक है। बीटा पार्टिकल यानी बीटा कण क्या होता है दोस्तों? बीटा कण एक तरह का इलेक्ट्रॉन होता है। अभी हमने देखा अल्फा कण, अल्फा कण क्या होता है? नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, वो भी हीलियम का नाभिक होता है। यहां पे क्या मैंने देखा कि जो बीटा कण होता है एक तरह का इलेक्ट्रॉन होता है। कह रहा जब एक नाभिक से एक बीटा कण निकलता है तो इसका एक न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में बदल जाता है। निकल रहा है बीटा कण, और बीटा कण अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के जाते ही, ठीक है, इसको बैलेंस करने की बात आती है और जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में बदल जाता है, जिससे इसका एटॉमिक नंबर होता है जो वो 1 नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद रखिए बीटा कण के निकलने से नाभिक का चार्ज भी क्या हो जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और दे रहा है कि बीटा कण की जो गति होती है वो बिजली की गति के 90% के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेगा। अब अगर थोड़ी सी
आपके अंदर और जिज्ञासा बची हो, थोड़ी जिज्ञासा शांत हुई कि अल्फा बीटा सर बता दिया, गामा किरणों के बारे में बताइए सर। तो ये देखिए गामा किरण है। अब ये गामा किरण होती है ना, ये याद रखिए क्या होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इसको जाना जाता है गामा किरणों को। लिख रहा है गामा किरणें ये हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, इसकी आवृत्ति बड़ी ज्यादा होती है। कारण जो लाइट की गति से यात्रा करती हैं, बहुत तेज स्पीड से यात्रा करती हैं, ठीक है। कारण गामा किरणें जब निकलती हैं तो उनसे अल्फा और बीटा कण भी निकलते हैं। आप कह सकते हैं गामा किरणें पहले निकलती है, अल्फा और बीटा कण के निकलने के कारण ही गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। आप ऐसे बोलो, ठीक है। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, किसी नाभिक से अल्फा और बीटा कण के निकलने के फलस्वरूप ही गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कारण दरअसल जब अल्फा और बीटा कण की वजह से ही गामा किरणें बनती हैं, इनको आप याद रखिएगा। कारण जब किसी अणु के नाभिक में से अल्फा और बीटा कण निकलते हैं तो उसमें ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। भाई जब कोई जा रहा होता है निकल करके, चाहे वो अल्फा कण जाए चाहे वो बीटा कण जाए, अगर नाभिक से हट रहा है, दूर हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर ऊर्जा का जो स्तर होता है बढ़ जाता है और उसी की वजह से गामा किरणें यहां पर उत्पन्न होती हैं। लिख रहा है गामा किरणें इतनी अधिक शक्तिशाली होती हैं कि वो मानव शरीर से लेकर के बड़ी बड़ी इमारतों को भी चीर सकती हैं। इतनी खतरनाक होती हैं गामा किरणें, ठीक है। तो याद रखिए इतना हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं कि मानव शरीर को भी चीर सकती हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे युद्धों में आजकल के जो काल्पनिक मूवियां बन रही हैं हॉलीवुड की, उसमें आप देखेंगे कि गामा किरणों का भी इस्तेमाल जगह जगह किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा गामा रेज के बारे में, कह रहा गामा किरणों को सुरक्षित रखने के लिए मोटी परत की एक शील्ड तैयार की जाती है। और इस तरह के शील्ड का नाम आपने एवेंजर मूवी में देखा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस शील्ड का निर्माण किया जाता है, उसी शील्ड में गामा किरणें रहती है, क्योंकि शील्ड की जो मोटाई और जो उसकी क्षमता होती है वो इस गामा किरणों को सहने के बराबर होनी चाहिए, तभी आप गामा किरणों को स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो आम व्यक्ति के या आम चीजों के बस की बात नहीं है। अरे भाई जो पूरा का पूरा बिल्डिंग ही छेद के चला जा रहा है, उसके बस की बात क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि गामा किरणें शरीर में प्रवेश कर जाती हैं तो शरीर में मौजूद कणों की जो संरचना है वो बिगाड़ देती है। यहां तक कि जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है ना, ये डीएनए स्ट्रक्चर में चेंजिंग ला देती है। गामा किरणों के पास इतनी ज्यादा शक्ति होती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दे रहा है और आगे बताता हूं दोस्तों, आते हैं और अपने पॉइंट पे। याद रखिएगा गामा किरणों की खोज किसने किया था, आपसे परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिए बैकुरल ने किया था। किसने किया था, बैकुरल ने किया था। अगर किसी बच्चे को फिजिक्स नहीं आती तो मुझे लगता है कि आ जाएगी फिजिक्स, बस आप रुचि बनाए रखो, अपना टेस्ट बनाए रखोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों आप सभी को कि आप सभी को सब विषय आ जाएगा। कुछ भी कठिन नहीं है दुनिया में, ठीक है। अंग्रेजी है कठिन यार, सच में वही एक ऐसा विषय जो हमें नहीं आता, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है कि अंग्रेजी भी पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसी विषय से डरो, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं कि सर आप बोल कैसे देते हैं, क्या हुआ बोलने में, हाँ गूगल थोड़े है, इंसान है, हमारे अंदर भी तमाम कमियां हैं, ठीक है। और वो कमी हमें पता हो तो उसे दूर करना चाहिए। लेकिन इंग्लिश पढ़ाने में थोड़ा सा भय लगता है, कभी आऊंगा पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए। कह गामा किरणों की खोज बैकुरल ने की थी। कह गामा किरणें रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिक के विघटित होने पर उत्पन्न होती। वही चीजें तो भी पीछे बताएगा आपको। अरे भाई जब अल्फा और बीटा कण किसी नाभिक से दूर जाते हैं तभी गामा किरण पैदा होता है। उसी सेंटेंस को थोड़ा स्टाइल में प्रेजेंट कर रहा है। लिख क्या रहा है, कह रहा गामा किरणें रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिकों के विघटन के कारण पैदा होती हैं। जाहिर सी बात है विघटन होगा तो सब दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे अनायास कहां जाएगा बताओ। किसी के नाभिक से कोई बीटा कण कोई अल्फा कण क्यों जाएगा बताओ, क्यों ऐसे फ्री में नहीं चला जाता बिना बात का, झगड़ा लड़ाई थोड़ा होता उसका। ये तो एक बंध में बंधे होते हैं ना, ये ऐसे नहीं जा सकते। जाहिर सी बात है जब नाभिकों का विखंडन होता है, विखंडन मतलब जब नाभिक टूटता है तब ये दूर जाते हैं, और दूर जाते हैं तो उसी समय जो है गामा रेज उत्पन्न होती है, ठीक है। लिख रहा है कि इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है, पीछे देख चुके हैं कितनी आवृत्ति होती है, ठीक है। लिख रहा है कि अत्यधिक ऊर्जावान होती है, वो भी देख चुके हैं, मानव शरीर से लेकर के पूरी इमारत को चीर सकती है, पता चल गया, ठीक है। कह रहा इनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। भाई आवृत्ति मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में अपोजिट रिलेशन होता है। याद रखिए इनका तरंग दैर्ध्य जो होता है बहुत कम होता है गामा रेज का। लिख रहा है इसी कारण इनकी भेदन क्षमता इतनी अधिक होती है कि 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को भी भेद करके पार चली जाती है। 30 सेंटीमीटर मोटी, समझ रहे हो, लोहे की चादर। अरे स्केल देखा है ना, 15 सेंटीमीटर का स्केल इतना बड़ा होता है, तो इतना मोटा अगर चादर है लोहे की, इतना मोटा लोहा मतलब जितनी दीवार होती है, अगर उतना मोटा कोई लोहा है ना, उसको भी भेद करके गामा किरण चली जाएगी। बताओ अब क्या है,
हाँ, समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा। लिख रहा है फोटोग्राफिक प्लेटों पर रासायनिक क्रिया का काम करती हैं। ध्यान रहे कि इन किरणों पर कोई आवेश नहीं होता, शुरू में बता चुका हूं, कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन ये मनुष्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। बताया तो कि डीएनए स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग कर देंगे, इससे ज्यादा आप जान के क्या करोगे? हाँ, तो याद रखिए, लेकिन विज्ञान जो है इसका सही सदुपयोग करना जानता है। जब विज्ञान को पता चला कि ये किरणें मनुष्य के शरीर को भेद सकती हैं, ठीक है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। शरीर के अंदर अगर किसी तरह के कैंसर के जीवाणु हैं, ठीक है, रोग है कोई, तो क्या ये उस रोग को भी भेज सकता है? हाँ, उसको समाप्त किया जा सकता है। जी हाँ। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? गामा रेज का इस्तेमाल किया। किसके लिए? कैंसर रोग के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो सोचिए साइंस इतना आगे चला गया है कि कितना गामा रेज दिया जाए कि उसका काम हो जाए वहां पे। ठीक है, तो याद रखिए ऑपरेशन वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, इसके अलावा दोस्तों एक है एक्स रेज। एक्स रेज बड़ा कॉमन है, हर बच्चा इसके बारे में सुना होगा। आपने एक्सरे के बारे में सुना होगा। अरे यार, वही लोग बोलते हैं ना, किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, भाई जाओ एक्सरे करा के आओ। तो एक्सरे में क्या होता है? वहां से उस मशीन से एक्स रेज ही निकलती हैं और वो क्या करती हैं? आपके हड्डियों को देख लेती हैं, आपके शरीर के अंदर की जो हड्डियां उनको पहचान लेती हैं, कहां पे क्रैक हो बता देती हैं। उस जो प्लेट निकलती है वहां से जो फोटो बन के आती है उसमें वो दिख जाता है। ठीक है, तो आखिर में एक्सरेज होता क्या? याद रखिए, एक्सरेज की जो खोज किया था वो किया था रोंटजन ने। किसने किया था? रोंटजन ने। जबकि गामा वाले का किसने किया था? बैकुरल ने किया था। दोनों नाम याद रखिएगा। लिख रहा है इनका चिकित्सीय उपयोगिता अधिक है। सबसे ज्यादा मेडिकल लाइन में इस्तेमाल किसका किया जाता है? एक्सरे का किया जाता है ना, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इन्हें नैदानिक साधन, नैदानिक साधन माने क्या होता है? डायग्नोस्टिक जो टेक्निक होती है, डायग्नोस्टिक किया जाता है ना, और उपचार दोनों में एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है। करा एक्स किरणें सजीव ऊतकों तथा जीवों को हानि पहुंचा सकती हैं, इसलिए इसका अनावश्यक और अधिक एक्सपोजर से इसके बचना चाहिए। दोस्तों, जहां कहीं पर एक्सरे मशीन होती है वहां पर जो है प्रिकॉशन लिखा होता है, वहां पर डिस्क्लेमर बना होता है कि ज्यादा मात्रा में इस वेब को ना निकाला जाए वरना व्यक्ति को क्षति भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। लिख रहा है इनकी वेधन क्षमता गामा किरणों से क्या होती? कम होती है, ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा गामा की होती है। गामा के बाद अगर किसी की होती है तो एक्स रेज की होती है। एक बात और याद रखिए, लेकिन बहुत सारे इसके गुण हैं जो गामा किरणों के समान ही पाए जाते हैं इसके अंदर भी। करा इनका उपयोग परमाणु के भीतर के इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना जानने के लिए किया जाता है, किसी टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए किया जाता है, फेफड़ों से संबंधित रोगों को जानने के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल? एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों, पराबैंगनी किरणें। आज मुझे स्पेक्ट्रम का जब मैं टॉपिक बना रहा था, जो मुझे कल आपको पढ़ाना है, तो उस स्पेक्ट्रम का टॉपिक जब बना रहा था तो मुझे पहली बार पता चला कि इसका नाम पराबैंगनी क्यों है। कभी आप एक काम करना, आज तो हमारे टॉपिक में नहीं है, आज मैं पराबैंगनी किरणों के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका नाम पराबैंगनी किरण क्यों पड़ा। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि आप ढूंढिए, आप किसी किताब में ढूंढिए, देखिए, आपको गूगल करिए, कहीं से भी लाइए, आप कमेंट करके बताइए कि कितने लोग जानते हैं कि इसका नाम पराबैंगनी क्यों पड़ा। ये परा शब्द इसके आगे क्यों जुड़ा? क्योंकि बैगनी तो सामान्य सा शब्द है। क्यों? अरे वायलेट को, रंग को ही बैगनी कलर बोला जाता है, तो बैगनी तो हमने सुना है, लेकिन ये पराबैंगनी क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं बताएंगे तो कल मैं जब स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो हाँ, मैं आपको इस पराबैंगनी की दास्तान बताऊंगा कि इसको आखिर में पराबैंगनी नाम इसका क्यों दिया गया। अरे कुछ और नाम दे दिया गया, अपबैंगनी दे दिया हो गया होगा, कुछ भी, अपबैंगनी, अर्धबैंगनी, कुछ और दे देते हैं, क्यों इसको पराबैंगनी कहा गया? आपको ये बताना है। सुनिए, कह रहा है कि यह भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, पराबैंगनी किरणें, और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रीटर नाम के व्यक्ति ने किया था। एक्सरे की खोज रोंटजन ने किया था। गामा रेज की खोज किसने किया था? बताइए, गामा रेज के बारे में किसने बताया था? बैकुरल ने बताया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक 1865 में। थोड़ा सा सेंस रखिए, तेज पढ़िए। ठीक है, लिख रहा है यह तरंगे सूर्य के प्रकाश के वैद्युत विसर्जन के कारण पैदा होती हैं, निर्वात, स्पार्क और आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती हैं। इनकी वेधन क्षमता एक्स किरणों से कम होती है। तो सबसे ज्यादा गामा की होती है। गामा के बाद किसका होता है दोस्तों? एक्स का होता है। और एक्स के बाद किसका होता है? तो अल्ट्रा वायलेट रे लिख देता हूं, यूवी। यूवी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, यूवीआर बोलते हैं। तो इनका होता है। कह रहा है इन किरणों द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उत्पन्न किया जाता है, और इसके अंदर भी कुछ गुण ऐसे होते हैं जो गामा किरणों के गुणों से मेल खाते हैं। उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिख रहा है इनका उपयोग
अदृश्य दिखाई, अदृश्य दिखाई नहीं, यहां पे होगा अदृश्य लिखाई। क्या होता है? अदृश्य लिखाई। मतलब एक सादा पेज है, आपको दिख रहा है उस पर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जब कभी आप उस पर अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस पे तो लिखा है। समझ रहे हैं? नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन याद रखिए वहां लिखा होता है। तो अदृश्य लिखाई के लिए इन पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। नकली दस्तावेजों को पहचानने के लिए किया जाता है। आपको पता है, शायद नहीं पता होगा, अगर आप अल्ट्रावायलेट रेज से किसी नोट को, किसी ये जो करेंसी होती है, चाहे वो किसी भी 10 की हो, 20 की हो, 100 की हो, 50 की हो, 200 की हो, 500 की हो, 2000 की हो, उस पर अगर अल्ट्रावायलेट रेज गुजारेंगे ना तो आपको तमाम चांद जैसी आकृति देखने को मिलेगी। कैसी? ऐसी ऐसी तमाम चांद जैसी आकृति देखने को मिलती है जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज से इनका ये दिखाई पड़ती है। ठीक है, और याद रखिए तो इसी से जाली दस्तावेजों का या फिर जाली नोटों की पहचान की जाती है। कर अंगुली के निशानों का पता लगाने के लिए भी इस अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा शरीर के अंदर बैक्टीरिया को कई बार नष्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और खाने पीने की वस्तुओं को अगर संरक्षित करना है, ज्यादा समय तक स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए भी पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, सब पूछा जाता है। ठीक है, कल मैं बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर भी डिस्कशन आपसे करने वाला हूं कि आपने जो अभी तक 3 वीडियो में पढ़ा, कल चौथा वीडियो हो जाएगा, तो अब तक जो आपने 4 वीडियो में पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, उसके बारे में आपसे परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी कल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। आगे देखिए, दे रहा कि जो जल शोधक होते हैं, जो वाटर प्यूरिफायर होता है, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो आरओ आता है, ठीक है, उस आरओ पे लिखा होता है अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, यानी अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा पानी के अंदर के बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। ठीक है, लिख रहा है कि वाटर प्यूरिफायर में पराबैंगनी विकिरण उत्पन्न करने वाले लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, परंतु मानव शरीर पर इसका हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। इससे त्वचा में जलन पैदा हो जाती है और त्वचा कैंसर होने का भी खतरा रहता है। यह खतरा और भी अधिक हो जाता है यदि इसकी अधिकांश मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल से होती हुई पृथ्वी के धरातल तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में एक मंडल है समताप मंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर इसको बोलते हैं। वहां पर एक लेयर है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर उस पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। लेकिन याद रखिए, अगर मैं बात करूं किसकी पराबैंगनी किरणों को, तो याद रखिए तरंग दैर्ध्य के आधार पर यह किरणें 3 भागों में बटी होती। 3 तरह के अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं। एक होता है यूवीए, एक होता है यूवीबी, एक होता है यूवीसी। अल्ट्रावायलेट रे ए, बी और सी 3 तरह के होते हैं। तीनों के बारे में एक लाइन आपको बता देता हूं। लिख रहा अल्ट्रावायलेट रे जो ए होता है, इसका विकिरण ओजोन परत द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता, यह पृथ्वी तक सीधा आता है। ठीक है, ओजोन लेयर के बस की बात नहीं इसको रोक पाना। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट रे ए है वो ऑटोमेटिक धूप के साथ इस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। अल्ट्रावायलेट रे जो बी है, इसकी कुछ मात्रा को जो समताप मंडल में ओजोन लेयर है वो रोक पाती है, लेकिन कुछ मात्रा क्षण होने करके क्या आ जाता है? पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और तीसरा जो अल्ट्रावायलेट रे सी, इसका अधिकांश हिस्सा जो है ये ओजोन परत के द्वारा सोख लिया जाता है, लेकिन मारो गोली, उधर ओजोन परत ने रोक लिया। और ये अल्ट्रावायलेट रे सी ही ऐसी रे है जिसको व्यक्ति पृथ्वी पर कृत्रिम तरीके से बनाता है। ठीक है, कृत्रिम तरीके से जो अभी आपने देखा ना वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सी रे है? वो अल्ट्रावायलेट रे सी है, वो सी टाइप वाला है। तो ये पृथ्वी पे बनने लगा। ठीक है, जो नहीं आ पा रहा उसको बना ले रहा है आदमी। ठीक है, और बाकी ये दोनों तो चुनकर आ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आता है दृश्य प्रकाश विकिरण। ये दृश्य प्रकाश विकिरण क्या होता है? याद रखिए, विजिबल लाइट रेडिएशन को बोला जाता है। सबसे पहले इस विजिबल लाइट रेडिएशन के बारे में न्यूटन ने बताया। ये होता क्या है दोस्तों? एक बात बताओ, अगर आप अपने चारों तरफ तमाम चीजें देखें, मुझे पंखा दिखाई दे रहा है, मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है, लाइट, टीवी और ये बुक्स दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी आंखों की जो क्षमता है वो दृश्य लाइट में किसी भी चीज को देखने की क्षमता, हम किसी भी चीज को देख सकते हैं अगर लाइट हो वहां पे। अगर लाइट ना हो तो मतलब एकदम अंधेरी वस्तुओं में अगर आपको कोई वस्तु पहचानना हो तो क्या आप पहचान पाओगे? क्या नहीं पहचान पाओगे। अंधेरी वस्तु में, अंधेरे में आप वस्तुओं को पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी विजिबिलिटी वहां पे काम नहीं करती है। तो यही चीज है, करा इसकी खोज न्यूटन ने किया। इसका स्रोत क्या है? लाइट आती कहां से? लाइट सूर्य से आता है, लाइट तारा से आता है, लाइट ज्वाला से आता है, आग से। ठीक है, लाइट बिजली के बल्ब से आती है, लाइट लैंपों से आती है। इस तरह का कोई भी प्रदीप्त
प्रदीप्त मतलब जहां पे लाइट पैदा हो रही है, या आयनित गैसों के द्वारा जो परमाणु उत्सर्जित किया जाता है, इन सभी चीजों से यह लाइट पैदा होती है। करा प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक अपक्रिया भी करती हैं। करा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, ये इसके गुण होते हैं। प्रकाश चैप्टर के बारे में इन सभी तथ्यों के बारे में बताया हूं। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, सब बताया गया है। आप जाइए फिजिक्स वाले लेक्चर में देखिए जाकर के, एक एक विषय के बारे में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो वहां जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। आगे दे रहा है, आगे दे रहा है। वैसे इस टॉपिक को दोस्तों मैंने पढ़ाया था फिजिक्स के अलावा बायोलॉजी वाले टॉपिक में भी जोड़ करके। करा हमारे नेत्र तरंग दैर्ध्य के इसी परास के लिए, परास माने रेंज, ठीक है, इसी परास के लिए संवेदनशील है, जबकि विभिन्न जंतुओं के जो तरंग दैर्ध्य होते हैं वो विभिन्न परासों के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों ये लाइन अपने आप में बड़ी स्पेशल लाइन है। इसका मतलब क्या, सुनिए दोस्तों, जो किसी भी चीज को देखने की विजिबिलिटी होती है, आपको पता है लाइट में ही आप रंगों की पहचान कर सकते हैं, अंधेरे में रंगों की पहचान नहीं कर सकते। नहीं भरोसा हो तो आज किसी कमरे की लाइट ऑफ कर लेना और 4-6 अलग अलग कलर की सामानों को लेके जाना और अंदर आप बताना जाकर के अंधेरे में कि कौन सा सामान किस रंग का है। अंधेरे में रंग की पहचान नहीं हो पाती, सिर्फ वस्तु की आप जो है आकार से हो सकता है हल्का फुल्का दिखाई दे तो आप बता दो, वरना रंगों की पहचान नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपके आंख यानी नेत्र के अंदर जो रेटिना के पास में पाए जाते हैं 2 तरह के सेल, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। नहीं आऊंगा वहां पे, जाओ लेक्चर देखो, आप आई वाला चैप्टर देखो, वहां पे आपको पता चलेगा। बहुत लंबा है टॉपिक, ठीक है, बताने लगूंगा तो ये टॉपिक छूट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी नेत्र के लिए जो परास है, जो रेंज है वो अलग है, और जंतुओं के अंदर जो परास होता है वो अलग अलग होता है। यही रीजन होता है कि रात में अलग अलग जंतुओं को अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो रात में भी देख पाते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो रात में बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है उनके परास की वजह से होता है, इसीलिए लिख रहा है कि विभिन्न जंतुओं के लिए अलग अलग परास होते हैं। लिख रहा दृश्य विकिरण का जो तरंग दैर्ध्य है वो 3.9 गुणे 10 की घाते -7 मीटर से लेकर के 7.8 गुणे 10 की घाते -7 मीटर तक होता है। जबकि इसकी आवृत्ति की बात करूं तो 10 की घाते 14 से लेकर के 10 के घाते 12 तक इसकी आवृत्ति पाई जाती है। किसकी? जो हमारी आंख का दृश्य विकिरण है उसकी बात कर रहा हूं, जंतुओं का नहीं, ठीक है। लिख रहा है सर्प के नेत्र का जो विकिरण है ये 7.8 गुणे 10⁻⁻7 मीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य के विकिरण के लिए भी संवेदनशील है। मतलब हमारी नेत्रों से ज्यादा जो है शार्प आंख किसकी होती है? इस सांप की होती है। तभी तो रात के टाइम में भी सांप अपने शिकारी को पहचान जाता है, ठीक है, और जिससे उसको भय है, किससे भागना है, किससे बचना है, किस पर हमला करना है, ये उसको पता चल पाता है। तभी वो अपने रात में अपने बिल तक पहुंच पाता है, क्योंकि इनका परास क्या है? अलग अलग है। दोस्तों कल मैं आपको स्पेक्ट्रम बताऊंगा, तो ये स्पेक्ट्रम का एक फिगर है, इसके बारे में बताऊंगा। आज इसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसका मजा तभी है जब स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बता दिया जाए। आगे लिख रहा है अवरक्त किरणें। आपने नाम सुना होगा इंफ्रारेड के बारे में, इंफ्रारेड के बारे में सुना है। हिंदी में इन्हीं किरण को अवरक्त किरणों के नाम से जाना जाता है। करा इसकी खोज किसने किया था? हर्शल ने किया था, हर्शल ने। बैकुरल ने किसके किया था? गामा की किया था। रॉन्टजन ने किसका किया था? किसका किया था? रॉन्टजन ने, बताइए, एक्सरे का किया था। तो ये सब याद रखिए आप, ठीक है। लिख रहा है इसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, या फिर अति तप्त वस्तुएं। अति तप्त माने अलग अलग करो, संधि विच्छेद करो अति तप्त में। तो अति तप्त, अति माने क्या होता है? बहुत ज्यादा। अति माने लोग बोलते हैं ना, एकदम अति कर दिए हो क्या? अति कर दिए हो। अति माने बहुत ज्यादा, तप्त माने गर्म, जो बहुत ज्यादा गर्म वस्तु है, जैसे सूर्य, जैसे तारा, ठीक है। या फिर किसी ऐसा वस्तु जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जा रहा है, वहां पर इस तरह की किरणों का जो है उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों अवरक्त किरणों को क्या बोला जाता है? उष्मा तरंग भी कहा जाता है। कर इन किरणों की वेधन शक्ति अधिक होने के कारण ये घने कोहरे और धुंध में भी क्या कर जाती, निकल जाती हैं, ठीक है। किसी लोहे को नहीं चीर पाएंगे, लेकिन घना कोहरा वगैरह है तो उनको पार कर जाएंगी। युद्ध काल में दोस्तों इन किरणों का प्रयोग दूर दूर तक सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। यहां तक कि जो आपके टीवी में जो रिमोट होता है ना, उसमें भी इसी तरह की किरण पैदा होती है, जिसको बोलते हैं अवरक्त किरणें। क्या होती हैं? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड लगी होती है, ठीक है। आप देखिए, आप रिमोट के आगे देखेंगे ना, एक छोटा सा ऐसे लाइट बना होगा, वो लाइट हमेशा जलता रहता है। जैसे आप कोई की प्रेस करेंगे
वहां लाइट जलेगा, जलेगा ही जलेगा, ठीक है। वो शो करता है कि यहां पर रिमोट सिग्नल काम कर रहा है। लिख रहा है कि अवरक्त विकिरण का पृथ्वी की गर्मी अर्थात माध्य ताप बनाए रखने में भी हरित गृह प्रभाव के द्वारा अहम भूमिका निभाया जाता है। ये अवरक्त किरणों के माध्यम से हो पाता है। कैसे, आगे मैं बताऊंगा और ज्यादा। आगे देखिए माइक्रोवेव्स के बारे में बता रहा है, जिसको सूक्ष्म तरंग का नाम दिया जाता है। इसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, इसीलिए इसको कभी कभी हर्ट्जियन तरंग भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछ देता है हर्ट्जियन तरंग कौन सी तरंग है, बताना पड़ेगा आपको कि सूक्ष्म तरंगों को ही हर्ट्जियन तरंग कहा जाता है, क्योंकि इसको हर्ट्ज नाम के एक वैज्ञानिक ने खोजा था। सामान्यतः इन्हें लघु रेडियो तरंग कहा जाता है, शॉर्ट रेडियो वेव्स कहा जाता है। लघु रेडियो तरंग दो तरह की आती है, इसमें होता है एक लघु एक दीर्घ होता है, ठीक है। ये लघु वाले को सूक्ष्म कहा जाता है। इनका उपयोग विमान संचालन में जो राडार प्रणाली होता है ना, रडार नहीं होता, राडार होता है, ठीक है। जो राडार प्रणाली होता है उसके लिए, उसमें जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेडियो सिग्नल्स के लिए, टीवी सिग्नल्स के लिए, टेलीफोन के लिए, बेतार कम्युनिकेशन क्या होता है पता है? बेतार कम्युनिकेशन माने होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। क्या होता है? जो हम लोग वायरलेस इस्तेमाल करते हैं ना, किसी भी तरह का वायरलेस हो, वो चाहे हॉटस्पॉट हो चाहे फिर वाईफाई हो, ये भी एक तरह का वायरलेस होता है ना, तो याद रखिए, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन में और यहां तक कि माइक्रो ओवन में खाना बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसको? माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको याद रखिए, परीक्षा में यह सब पूछा जाता है। कल जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना, तो वहां पे मैं भी आपसे पूछूंगा और आपको बताना होगा। आगे देखिए रेडियो तरंगों के बारे में। रेडियो तरंगों को रेडियो वेव्स कहा जाता है। मार्कोनी ने इस रेडियो तरंगों की खोज किया था। रेडियो, दूरदर्शन संचार प्रणालियों, टेलीविजन और ध्वनियों के आदान प्रदान के लिए इस तरह की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मिक तरंग, कॉस्मिक रेज क्या होता है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे आपको बताया जा रहा है ये तरंग के प्रकार में आते हैं, लेकिन किसी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में नहीं आते। कॉस्मिक तरंग लिख रहा है कि कॉस्मिक किरणें सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण है। जो बहुत हाई एनर्जी वाली जो रेडिएशन होते हैं उनको कॉस्मिक रेज कहा जाता है। ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, इसीलिए इनको कॉस्मिक वेव्स का नाम दिया जाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगली टॉपिक में बना रहा हूं बट कंप्लीट नहीं, इस वजह से मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। स्पेक्ट्रम के बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा और बड़ा मजा आएगा आपको स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ के। तो कल आपका इस वेब चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको मजा खूब आया होगा और इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो चीजें और भी ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएंगी। देखिए मैंने आपसे कहा था कि इस समय जो है ज्यादातर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो है अपसेट चल रहे हैं, ठीक है। तो अपसेट मत होइए, घर बैठिए, समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि जितना ज्यादा समय का सदुपयोग आप करेंगे कल आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है पैनिक मत होइए, आराम से बैठिए, एंजॉय भी करते रहिए और घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ाया गया और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कुछ और चाहिए, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं आता वहां पे जाइए, प्रैक्टिस करिए और चीजों को पढ़िए, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।